जय हिंद दोस्तों। पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न किया जाएगा उसका टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर सभी प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग देते हैं तो आपको 500 रुपये की प्राइज़ मिलेगी। तो बिना देर किए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्यारे बिहार में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, अशोक की फूल किसकी रचना है? तो अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथातथ्य। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? यानी दोस्तों नींद में जब होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मकड़ी का या मछली का या मक्खी का या मच्छर का? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मक्खी का। यह जो है हमारी नींद कविता से लिया गया है कि हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, व्याकरण से यह प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो इसका हम एक मंत्र बताए थे, अकुह विसर्जनिया याना कंठ, यानी अ आ कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो यह जो है हमारा कवर्ग का एक वर्ण ख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ख, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? जो अर्थ के विचार है उससे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी विचार से आप लोगों को दे दे संज्ञा, आप लोगों के 5 ही मारना है। कौन कौन से संज्ञा होते हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, आठवां नंबर, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? पहले उपसर्ग के बारे में जान लीजिए। तो उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के आगे लगकर जिस शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सु जोड़ आगत मिलकर स्वागत बनता है। तो इसमें सु उपसर्ग है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का संधि विच्छेद करना है तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है, सप्त जोड़ ऋषि। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मृदु भाषी, ऑप्शन नंबर बी है प्रियनवदा, ऑप्शन नंबर सी है मितभाषी। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रियंवदा, यह बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रश्न आप लोगों को याद ना हो उसे आप लोग कृपया करके अपने कॉपी में लिख लें और बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न जो है वर्णिका से लिया गया है। नगर कहानी
किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी जो है वह हमारी सुजाता के द्वारा लिखा हुआ है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, इसे आप लोग कॉपी में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न की ओर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मनुष्यता के, ऑप्शन नंबर बी में है सभ्यता के, ऑप्शन नंबर सी है पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर डी है सौंदर्य के। पाशवी वृत्ति जो है यह हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही जवाब है, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है संगम शब्द का संधि विच्छेद। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सम जोड़ गम संगम होता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो यह जो है यह वर्णिका भाग 2 से प्रश्न पूछा गया है, जिस चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, जो बिल्कुल सही जवाब है। अब गुण निधि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो गुण निधि गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कटक से पढ़ाई करके आया था। और कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक के नदी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि का नाम आप लोग पहले बताइए। तो एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि हैं कौन? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसके बाद एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लुटेरों से, ऑप्शन नंबर बी देश के दुश्मनों से, ऑप्शन नंबर सी नादिरों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1893 से 1914 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा या श्रम विभाजन या अनुबंध या दूध पानी। तो यह जो है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यह जाति प्रथा कवि निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, श्रम विभाजन। जाति प्रथा इस निबंध से लिया गया है। यह प्रश्न सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा
आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है श्रम विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसमें पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल, यू आर दे। ऑप्शन नंबर सी में हु आर क्षुद्राज। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, खोखा की। खोखा का अन्य नाम क्या था। तो खोखा का अन्य नाम था कासू। और खोखा जो था किनका बेटा था, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कासू के पिताजी का नाम क्या था। अगला नंबर प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। तो सेन साहब जो थे, 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, तो सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर, भारत से हम क्या सीखें क्या है। तो भारत से हम क्या सीखें, एक निबंध है या एक कहानी है, एक भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। तो महाभारत ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कहानी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि शास्त्र है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि पुराण है। तो महाभारत एक शास्त्र है। महाभारत क्या है। तो महाभारत एक शास्त्र है। अगला नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में दिया हुआ है। और अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था। तो इसमें ऑप्शन है, कहानीकार का चपरासी था कि पहरेदार था, नौकर था या फौजी था। तो बहादुर जो था वह कहानीकार के यहाँ नौकर था। और आप लोग कमेंट में करके लिखिएगा कि बहादुर किस देश का था। तो बहादुर किस देश का रहने वाला था। तो बहादुर हम बता देते हैं, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। वह जो था उसकी माँ के पिटाई के कारण, पिटाई करने के बाद वह बहादुर बिहार में भाग आया था और वहाँ से यूपी चला गया था। यूपी जा कर के और नौकर का काम करने लगा था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 28 नंबर, निराला की साहित्य साधना किनकी रचना है। निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की रचना है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से या डुमरांव घराने से, बनारस घराने से या किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ घराने से बिरजू महाराज जी का संबंध था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व एक गीतकार है या शास्त्रीय गायक है या कथाकार है या चित्रकार है। तो कुमार गंधर्व जो है वह एक शास्त्रीय गायक हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, पिताजी ने किसको मारा था। तो पिताजी ने दीदी को मारा था या माँ को मारा था, संतू को मारा था या भग्गू को मारा था। तो 31 नंबर प्रश्न में दीदी को मारा था। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रंग समारोह, धार्मिक,
विश्व कप या राष्ट्रमंडल खेल? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। रंग समारोह मनाया जाता था, आयोजित किया जाता था। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना मानते थे, या वैज्ञानिक बनना मानते थे, या चरित्र निर्माण मानते थे, या यांत्रिक दक्षता मानते थे? आजकल तो शिक्षा का उद्देश्य लोग नौकरी पाना समझ लिए हैं, लेकिन गांधी जी जो थे वे चरित्र निर्माण मानते थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? क्रोध मार्ग को, या प्रेम मार्ग को, घृणा मार्ग को, कपट मार्ग को? तो घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल व सीधा कहा था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न जो है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगम्मा जो थी दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? उनका नाम है श्रीनिवास। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो रसखान को दीक्षा देने वाले थे गोस्वामी विठल नाथ। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो हैं वह भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं वे ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो है ऑप्शन नंबर सी काल्डवेल की रचना है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? यानी स्वदेशी पाठ के रचनाकार का नाम बताना है। तो उनका नाम है प्रेमघन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटा से, बहू से, पोता से, या सास से? तो मंगम्मा जो है नजम्मा से विवाद था, और नजम्मा उसकी बहू थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नेता हैं, शिक्षक हैं, किसान मजदूर हैं, या मंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किसान मजदूर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो वह निकलता है नगर के चौक पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या एक कविता है जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इन्हीं दिनों, जो काव्य संग्रह है इसी से संकलित है एक वृक्ष की हत्या। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है गफलत का प्रतीक है। नींद जो है गफलत का प्रतीक है। इसके बाद आप लोग बताइएगा हमारी नींद के लेखक कौन हैं? तो हमारी नींद के लेखक हैं वीरेन डंगवाल जी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, कौन इनमें से स्त्रीलिंग है? पहला नंबर शराब, सील, शक, शहद। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही जवाब है। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम इसका वाक्य बनाते हैं तो कहते हैं उसने शराब पी है, या कहते हैं मैंने शराब पी।
इस तरीके से वाक्य बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है 47 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी हमेशा बहुवचन में ही अधिकांश स्थानों पर उसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्राण बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न आता है 48 नंबर, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आसमान पर चढ़ना बहुत शोर करना, या अधिक प्रशंसा करना, या अधिक अभिमान करना, या अधिक काम के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर बी अधिक प्रशंसा करना बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, यानी वह वस्तु जो नाशवान हो, तो उसका सही आंसर है नश्वर, यानी जो नाश जिसका नाश होता है वह नश्वर कहलाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 50 नंबर, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करें, यानी जो कर्म के साथ आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना, ये सब में से सकर्मक क्रिया पिघलना जो है सकर्मक क्रिया है, कुछ न कुछ है जो पिघलेगा, यानी इसका प्रभाव किसी पर पड़ता है, तो यह जो है पिघलना सकर्मक क्रिया है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, यानी विशेषण को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सच्चा, ऑप्शन नंबर बी में है शीतलता, ऑप्शन नंबर सी में है नर्मता, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मिठास। तो इसमें जो है सच्चा एक विशेषण है, बाकी सब जो है विशेषण नहीं है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 52 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में विशेषण है, इनमें से भी विशेषण को चुनना है। तो इसमें दिया हुआ है सुलेख, आकर्षण, हव्य, पौरुष। तो इसमें आकर्षण जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द को चुनना है। प्राचीन शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्वाचीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 54, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कारक को चुनना है। तो इसका आंसर है सी, भूखे को भोजन दो। तो यहाँ को जो है संप्रदान है, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ भूखे के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो भूखे को भोजन दो इसमें संप्रदान कारक है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है शताब्दी में समास है, यानी शताब्दी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही जवाब है, दिग्गु, क्योंकि जिसमें शब्द वैसा समास जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक हो उसे दिग्गु कहते हैं। तो शताब्दी में पहला पद जो है सत है, सत जोड़ अवधि बराबर शताब्दी होता है। तो सत यानी 100, तो सत्य जो है यह क्या है, संख्या है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, दिग्गु। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भर पेट, वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद जो है अव्यय है भर, तो यह जो है अव्ययी भाव समास हो गया। अगला नंबर प्रश्न है 57 नंबर, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग को चुनना है, तो उपसर्ग है बे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, यानी कौन वाक्य शुद्ध है। पहला नंबर है मेरे को घर जाना है,
तो यह बिल्कुल अशुद्ध है। मेरा नाम आनंद जी है, जी लगाकर अपना नाम कोई नहीं लेता है, इसीलिए गलत जवाब। अगला नंबर है वह खाना पकाती है। इसके बाद है मेरे तुम्हारे को घर जाना है, ये भी गलत है। और जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो लालच का पर्यायवाची शब्द होता है तृष्णा, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो माता पिता जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो माता पिता दोनों पद जो हैं प्रधान हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका सही आंसर है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 62 नंबर, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी के किनारे महानदी के ऊपर बांधा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हीरा कुंड बांध को किस महाराज ने बनवाया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ए, शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न सुगंध में निहित उपसर्ग क्या है। तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सुगंध में सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो सु यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अन्वय का संधि विच्छेद है अनु जोड़ ए, बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 67 नंबर, अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। तो अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था। तो उनका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 68 नंबर, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है अनिष्ट की आशंका होना, यानी 68 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वाक्य शुद्ध है। अगला नंबर प्रश्न है गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो गांधी जी जो थे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो अगर बोले कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो उसकी माँ की मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी, यानी उसकी माँ की 4 संतानें थी। एक मंगू थी और उनके अलावा एक और बेटी थी और 2 पुत्र थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी के द्वीप ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय जी की रचना है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला नंबर प्रश्न है 74 नंबर,
नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है एक व्यक्ति चित्र है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है 77 नंबर, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में ऑप्शन नंबर सी जो है नीर उपसर्ग है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, गमन और गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी क्या इसमें उपसर्ग लगाया जाए कि गमन जो है इसका विपरीत बन जाएगा? तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए अगर लगाएंगे तो उपगमन होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो आगमन होगा, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे तो प्रतिगमन होगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगमन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आ लगाते हैं तो गमन का विपरीत हो जाता है आगमन। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 79 नंबर, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? तो वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें 10 लगा हुआ है, पहला पद है 10, तो यह द्विगु समास हो गया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 80 नंबर। तो 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम क्या था? तो खोखा का नाम है कासू। यह जो है सेन साहब का बेटा है जिसका दांत मदन तोड़ दिया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी बिल्कुल सही जवाब है। कवित्री जो है इसका स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 84 नंबर। 84 नंबर में कहता है, उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ नति उन्नति का सही संधि विच्छेद है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गजानन किस समास का उदाहरण है? तो गजानन जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो यह समास है बहुव्रीहि। वैसा समास जो अपना अर्थ बदल लेता है उसे कहते हैं गजानन, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो गजानन जो है यह अन्य अर्थ प्रकट करता है, यह गज के आनन वाले यानी गणेश जी का अर्थ प्रकट करता है, तो यह बहुव्रीहि समास हो गया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो तो इसका ऑप्शन है कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास या चौराहे के पास। तो इसका सही आंसर है ए, कुआं के पास मिलता था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है आत्मजयी। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। इसके बाद 88 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी जो है यह दिनकर जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनाम दास की पोथा जो है यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? यानी मछली जो कहानी है इसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रश्न दिया हुआ है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां जी जो थे उनके साथ जुड़ा हुआ था मुहर्रम। इसके बाद अगला नंबर है ल मादा मोजेल द आविन्यो किनकी कृति है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी पिकासो की कृति है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने लगी थी जिसके कारण, स्वयं के प्रति लेखक व उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। 95 नंबर प्रश्न पूछता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही थी, गिरधर ने, या सेन साहब ने, या सोफर ने? तो इसका सही आंसर है सेन साहब ने। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है सभ्य का विलोम क्या है? तो सभ्य का विलोम होता है असभ्य। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी द्वंद्व समास है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, या नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, या हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है विद्यानुराग कौन समास है? 99 नंबर में पूछ रहा है विद्यानुराग कौन सा समास है? तो यह जो है विद्यानुराग तत्पुरुष समास है। इसके बाद फाइनली अब हम पहुंच गए हैं 100 नंबर प्रश्न पे, यानी 100वां प्रश्न के ऊपर। तो इसमें पूछ रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्र जोड़ ती जोड़ एक, या प्रत्यय जोड़ एक, या प्रह जोड़ एक, या प्रति जोड़ एक? तो इसका सही आंसर है प्रति जोड़ एक। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।